हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आपके सामने क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो फिजिक्स है ना, उसका लघु प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का जितने भी गेस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, उसका मैं आंसर के साथ लेकर आ गया हूँ। पूरा अच्छी तरह से देखिए और इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसी को बार बार रिवाइज कीजिए, याद कीजिए और लिखिए और इसी को याद करके जाइए, ताकि आपके यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और यही क्वेश्चन तैयार करके जाइए और देखिएगा कि आपके सामने यही क्वेश्चन रहेंगे। साइंस में आपको डरना नहीं है, बस मेरे साथ बने रहना है। ये पार्ट नंबर वीडियो का 1 है, इसमें मैं 25 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर दूसरी पार्ट में 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इसी तरह से मैं जितने भी गेस क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में वो सभी लेकर आऊँगा, ठीक है। इसी तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा, यानी कि दीर्घ प्रश्न का उत्तर भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो इसको पार्ट 1 मान के चलिए तो देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या है। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए हमने लिखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह सूक्ष्म कण उस प्रकाश में से कुछ भाग अपने में अवशोषित कर लेता है, ठीक है। और वह उसे चारों ओर क्या करता है? फैलाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह सूक्ष्म कण उस प्रकाश में से अपने में कुछ अवशोषित कर लेता है, फिर उसे चारों ओर क्या करता है? फैलाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, आराम से याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत VVI प्रश्न था। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है भाई? तो देखिए सीधी आंसर लिखा गया है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना ही आपको लिख देना है, केवल अगर प्रकाश की परावर्तन पूछते हैं तो इतना ही लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, लिखें। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है भाई? 2 नियम है लिखना है, ठीक है। कौन कौन से? तो देखिए फर्स्ट नियम हमने बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में या तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम याद हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट नियम क्या है इसका? दूसरा नियम देखिए हमने यहाँ पे फिगर भी बना दिया है इसका, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि फिगर भी बना दें तो और अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा नियम बताया गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे समतल दर्पण ले लिए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है? एक दर्पण लिया है, ठीक है। ये दर्पण है और जिस पे आपतित यहाँ पे जहाँ पे आ रहे हैं ना, किरण आ रहा है, ये आपतिन यहाँ पे मिलता है, उसको आपतन कोण, आपतन बिंदु बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर ये एक रेखा जा रहा है, ठीक है। तो ये आने वाले किरण को आपतित किरण और टकरा कर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण बोला गया है, ठीक है। और इस बीच में एक यहाँ पे लंब डाला गया है, अभिलंब, ठीक है। और इसके बीच में जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। और ये दर्पण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया। तो दूसरा नियम क्या बताया गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद हो जाएगा, ये फिगर आप बना देंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए आवर्धन बताते हैं। पूछ देता है कि आवर्धन क्या है, तो बताइएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे m द्वारा सूचित करते हैं और m बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं,
कितना लिख सकते हैं, एच डैश बटा एच, यानी कि एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच क्या है, वस्तु की ऊंचाई, यानी कि v बटा यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ m क्या है, आवर्धन है, u जो होता है, v जो है आपका प्रतिबिंब दूरी, और u वस्तु दूरी। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब तो आपको पता होनी चाहिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। सीधा सीधे बहुत ही आसान है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। सीधी सीधी याद हो जाएगा आराम से, एकदम बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बताया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। ठीक है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर इस प्रकार है, देखिए एक तरफ आप क्या लिख दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब लिख लीजिए। ठीक है, दोनों तरफ आप लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद में क्या करिएगा, पहला बताया गया है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसमें बताया गया आभासी में कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा बताया गया है कि यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। बहुत ही आसान है, वास्तविक में इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी में इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। ऐसे लिख देना है आपको, सीधी सीधी, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताएं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखना है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर इस प्रकार है, अवतल दर्पण एक तरफ उत्तल दर्पण लिख देना है। इसको पहला नंबर में लिखना है कि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ओके, नेक्स्ट याद करना है आपको कि इसका परावर्तक सतह बाहर से कलई किया हुआ रहता है और इसका परावर्तक सतह अंदर से कलई किया हुआ रहता है। ठीक है, आगे याद कर लेना है आपको कि इसका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। अवतल में ऋणात्मक और उत्तल में धनात्मक, याद रखना है। तो हमने आपको अच्छी तरह से बताया कि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है वन अवतल में, और उत्तल में इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। इसका परावर्तक सतह बाहर से कलई किया हुआ रहता है, इसका परावर्तक सतह अंदर से कलई किया हुआ होता है। इसका वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी ऋणात्मक, इसका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है। हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत भी यही है, देखते हैं इसका आंसर। क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और वस्तु से क्या बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह बड़े से भी बड़े क्षेत्र को छोटा करके दिखाता है। ठीक है, ये बड़ा से भी बड़ा भाग को छोटा करके क्या करता है, दिखाता है और स्पष्ट दिखाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में पीछे देखने के लिए आईने के रूप में किया जाता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना इसका जवाब भी आसान है कि क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यह बड़े से भी बड़े क्षेत्र को छोटा करके दिखाता है और स्पष्ट दिखाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग बताएं। क्वेश्चन में आ जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखें, 4 उपयोग लिखें, 2 उपयोग लिखें, ऐसे बोल देगा। तो आपको करना क्या है, देखिए हमने 4 उपयोग बताया है। अवतल दर्पण के उपयोग हेडिंग डाल देना है। पहला है दाढ़ी बनाने में उपयोग होता है, सौर भट्ठी में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सौर भट्ठी में उपयोग होता है। दूसरा वाहनों के हेडलाइट या सर्च लाइट के रूप में होता है, वाहनों के हेडलाइट या सर्च लाइट। ठीक है, याद रखिएगा। साइड मिरर के नहीं होता है, साइड मिरर में उत्तल का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। रोगियों के नाक, कान, आँख, गले आदि को क्या करने में, जांच करने में भी किया जाता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग समझ गए, दाढ़ी बनाने में, सौर भट्टियों में, वाहनों के हेडलाइट या सर्च लाइट के रूप में, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि को चेक करने में, जांच करने में। 10वां क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग। देखिए ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग पहले है वाहनों के साइड मिरर के रूप में,
सड़कों के किनारे लगे लैंपों में, कैमरा में, सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में। ठीक है, इतना आपको लिख देना है, इसका 4 उपयोग हो गया। वाहनों के साइड मिरर के रूप में, सड़क के किनारे लगे लैंपों में, कैमरा में, सोडियम परावर्तक लैंपों में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन क्या है? क्या है भाई? तो प्रकाश का अपवर्तन देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दिशा क्या करती है? परावर्तित होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दिशा परिवर्तित कर लेती है, दिशा मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब इसके कितने नियम हैं भाई? तो इसके 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं लिखना है। ये दोनों साथ में भी पूछा जा सकता है, तो दोनों को साथ में मिला के लिख दीजिएगा। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। याद रखेंगे ऐसे। थोड़ी सी चेंजिंग है, इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण की बात की गई है तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में, या तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है कि किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश के किसी वर्ण, विशेष वर्ण के लिए, मतलब रंग के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया। ठीक है, आपतन कोण की जाया साइन आई और अपवर्तन कोण की जाया साइन आर। क्या होता है? एक का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। ठीक है, इसे स्नेल का भी नियम कहा जाता है। मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है, याद रखेंगे। तो चलिए, हो गया इसका, आपको याद हो गया होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जाया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। पार्श्विक विस्थापन क्या है? ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो कांच के सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। याद हो गया होगा कि कांच के सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है? पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्नेल के नियम। तो अभी हमने बताया था ना दूसरा नियम, वही लिख देना है आपको कि यदि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से को ही क्या कहा गया है? स्नेल का नियम कहा गया है। प्रकाश के दूसरे का नियम, आप प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम लिख दीजिएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रिज्म क्या है? तो ये भी बात बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शक, चाहे घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहा जाता है। किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रिज्म रहता है ना, आप देखे होंगे कुछ इस तरह से प्रिज्म होता है। ठीक है, ये हो गया इस तरह से प्रिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेंस। लेंस क्या है? तो लेंस क्या है भाई? तो देखिए, तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरकर बना होता है। सिंपल। लेंस क्या है भाई? तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरकर बना होता है, लेंस कहलाता है। सिंपल है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बता दीजिएगा आप। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, उत्तल लेंस से होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करता है। ठीक है, या उत्तल लेंस से जाने वाले किरण को क्या करता है? किरण पुंज को ये क्या करता है? अभिसारित करता है। इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से उत्तल लेंस से होकर जाने वाले किरण पुंज को अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर उसी तरह से हो जाएगा कि अवतल लेंस से होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसारित करता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस से होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसारित करता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं।
आगे देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर देखिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तल लेंस अवतल लेंस दो भाग में बांट देना है आपको कि उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर इस प्रकार है। उत्तल लेंस में लिखेगा कि यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, देखते हैं ना लेंस में, ये किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। इस तरह से पढ़े ना, देखिए ये बीच में पतला है ना और इसमें बीच में देखिए मोटा है। तो ये बात समझ में आ गया आपको, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यह प्रकाश को अभिसारित करता है, यह प्रकाश को अपसारित करता है। इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस आभासी होता है, काल्पनिक होता है। याद हो गया कि यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, मतलब उत्तल में। अवतल में क्या लिखेंगे कि यह किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है, यह प्रकाश को अभिसारित करता है, यह प्रकाश को अपसारित करता है। इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस काल्पनिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, देखिए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस की क्षमता और इसका SI मात्रक भी बताना है। तो किसी भी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी F के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात P बराबर 1/F होता है। और लेंस का क्षमता यानी इसका SI मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है, D से डिनोट करते हैं जिसको। ठीक है, तो किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसका SI मात्रक पूछा जाए तो डायऑप्टर बता देना है। ठीक है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए दृष्टि दोष क्या है, तो नेत्र में बहुत दूर या निकट स्थित वस्तुओं का अस्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देना। ठीक है, बनने की क्षमता या बनाने की क्षमता क्या हो जाता है, खो देना है। खो देना क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब कि जब नेत्र में दूर स्थित वस्तु हो चाहे निकट स्थित वस्तु हो और उसका प्रतिबिंब अगर रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है, ठीक है, तो एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या कहते हैं हम, दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, चाहे ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष समझ में आ गया कि नेत्र में बहुत दूर या निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे दृष्टि दोष कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होता है, पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूरदृष्टि दोष, तीसरा का ज्यादा दूरदर्शिता। याद हो गया, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और ज्यादा दूरदर्शिता, 3 प्रकार के यही है। दृष्टि दोष हो गया। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के वन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। देखिए वेरी सिंपल कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी घटना को प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर टकराती है, चाहे टकराकर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी घटना को प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से हम फिगर यहाँ पे बना दिए हैं, बहुत ही सिंपल। इस तरह से आप फिगर भी बना सकते हैं और इसमें आपको कलर भी बता दिए हैं। तो देखिए इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है, या वर्णपट बोलते हैं, जहाँ पे ये कलर दिखता है। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश देख रहे हैं यहाँ से चला और इधर से 7 रंगों में क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है ना, तो ये 7 रंगों में जो बढ़ रहा है टकराकर प्रिज्म से, तो इसी घटना को प्रकाश का वन विक्षेपण कहा जाता है। ये देखिए प्रिज्म से होकर टकरा रहा है, ठीक है ना, तो ये आपको पता चल गया। यहाँ पे देखिए बैजानी या पिनाला, ठीक है, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग बताए गए हैं। सबसे अधिक झुकाव किसका है, बैगनी का, सबसे कम झुकाव लाल का, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का रंग का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। ये भी आप याद रखेंगे। ये प्रिज्म हो गया, ये श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये भी बात याद रखिएगा। तो याद हो गया होगा ये तो आपको याद हो गया होगा ना कि प्रकाश का वन विक्षेपण क्या है। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर टकराकर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी घटना को प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि चूंकि तारे पृथ्वी से काफ़ी अधिक दूरी पर स्थित है, जब तारे का प्रकाश पृथ्वी पर चलता है तो इसे वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है, और वायुमंडल में कहीं सघन माध्यम तो कहीं विरल माध्यम होता है, जिससे तारे का प्रकाश कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। तारा का प्रकाश क्या होता है, कभी बढ़ता है चाहे घटता है, ये तो होता है ना। तो अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। तो याद हो गया ना कि चूँकि तारे जो होते हैं पृथ्वी से काफ़ी अधिक दूरी पर स्थित है, जब ये पृथ्वी पर होकर चलता है ना
तो इसे वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। वायुमंडल में कहीं सघन माध्यम है तो कहीं विरल माध्यम है, जिससे तारे का प्रकाश कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ऑप्शन में देखिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कहीं दिया होगा तो उसको टिक करना है, और सब्जेक्टिव में होगा तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, देखिए तो वह दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। देखिए वह दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु क्या होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, को यहाँ से काट दीजिएगा ना, ये को नहीं होगा। वह दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। निकट की माने दिखाई तो देगा स्पष्ट, लेकिन दूर दृष्टि, देखो दूर की वस्तु इसमें उल्टा काम होता है। निकट दृष्टि दोष बोला है ना, तो इसमें उल्टा, निकट का उल्टा क्या होता है, दूर। तो आप इतना याद रखिएगा कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन निकट का दिखाई देगा, ठीक है, निकट का स्पष्ट दिखाई देगा, इसी को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। और इसका इसे दूर करने के लिए इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस का व्यवहार किया जाता है। कौन सा लेंस, आप अवतल लेंस का चश्मा चाहे अपसारी लेंस का चश्मा लगाकर आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 25 नंबर, आँख के सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आँख द्वारा अपनी सिलियरी मांसपेशिया के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को क्या कहा जाता है, सामंजन क्षमता कहा जाता है। मतलब आँख की जो आपके मांसपेशियाँ होती है ना, सिलियरी मांसपेशियाँ, उसके तनाव को बढ़ाकर या घटाकर, है ना, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ देखने की जो क्षमता होता है ना, उसी को सामंजन क्षमता कहा गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जितने भी हमने प्रश्न बताया इसका उत्तर बताया हम, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से देखे होंगे और अपने कॉपी में लिखे होंगे वीडियो को रोक करके, ठीक है। और आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानें और अपने एग्जाम में अच्छे करें, ठीक है। तो यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।